नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम कब लगेगी कमर। जी हां, लगातार 18 दिन से डीजल पेट्रोल के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है और आज उसने इतिहास बना दिया। इतिहास इस तरह बनाया कि पहली बार ऐसा हुआ है दिल्ली में कि जब डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा हो गए हैं। यानी कि इसके पहले तक यह कहा जाता था डीजल के दाम इसलिए कम रखे जाते थे क्योंकि वो किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा था। किसान अपना पंप इस्तेमाल करते हैं, किसान तमाम तरह से डीजल इस्तेमाल करते हैं अपनी सिंचाई के लिए, जिसकी वजह से डीजल के दाम हमेशा कम रखे जाते थे। लेकिन अब डीजल के दामों ने पेट्रोल के दामों को परास्त कर दिया है और दिल्ली में वो उससे आगे निकल गया है। ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी समस्या है कि डीजल और पेट्रोल के महंगा होने से साथ साथ जो महंगाई है वो भी अपनी चरम सीमा पर बढ़ती जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ता है तो वो इंक्लूड होकर के उन चीजों पर अपनी छाप छोड़ता है, यानी कि वो भी महंगी हो जाती हैं। तो ये है कुल बड़ा मामला और किसानों को इससे तमाम दिक्कतें हो रही हैं। क्या क्या दिक्कतें हैं? एक तो पहले ही उनको बता रहे हैं किसान की उन्हें फसल का पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, और दूसरा अब ऊपर से डीजल की मार ने उन्हें बेहाल कर दिया है। तो आखिर लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब डीजल और पेट्रोल के दाम ये प्रति बैरल $120 हुआ करते थे, उस समय 75 से 80 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल बिकता था। डीजल 40 रुपए लीटर बिकता था और पेट्रोल करीब 65 से 70 रुपए बिकता था। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल है उसकी जो बेसिक कीमत है वो $40 प्रति बैरल है। उसके बावजूद भी डीजल और पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। और वही भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार आंदोलन करती थी। जब एक भी पैसा कुछ पैसा बढ़ता था इनके दामों में तो वो बड़ा बड़ा आंदोलन करती थी। लेकिन आज वो पेट्रोल और डीजल के दामों में कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? हम आपको बताते चले कि जब कांग्रेस के समय में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो कांग्रेस का यह कहना था कि उसने तेल को फ्री कर दिया है और ये कंपनियों पर निर्भर करता है कि कंपनियां दामों को घटाती बढ़ाती हैं। जो क्रूड ऑयल के दाम है उसके हिसाब से दाम घटते बढ़ते रहते हैं। और वही प्ली अब भारतीय जनता पार्टी भी ले रही है, सरकार ले रही है कि ये हम नहीं बढ़ा रहे, ये कंपनियां बढ़ा रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम $40 प्रति बैरल है तो इतने महंगे दाम क्यों? इसका एक हम आपको बड़ी बताते चले कि एक्साइज ड्यूटी यहां पर बहुत कायदे से बढ़ाई गई है। जरा इसका हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। तब तक हम आपको फिर उसके बाद अपने मेहमानों से हम आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन ये रिपोर्ट आपको समझाएगी कि कैसे तेल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और इसके क्या क्या दुष्परिणाम सामने आने वाले हैं और आखिर इस पर लगाम कब लगेगी। भारत के इतिहास में हुआ पहली बार पेट्रोल की तुलना में डीजल हुआ महंगा। पहली बार पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल। लगातार 18वें दिन डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज। पिछले 18 दिनों में 10 रुपए 48 पैसा महंगा हुआ डीजल। आम आदमी की जेब पर पड़ी दोहरी मार। कीमतें बढ़ने से किसानों को भी हो रही है परेशानी। पेट्रोल का दाम भी 8 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर चढ़ा। एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों से देश की जनता परेशान है। लगातार कई दिनों से कीमतें बढ़ती जा रही हैं। जब लॉकडाउन एक था तब पेट्रोल की कीमतें कम थी,
लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पेट्रोल डीजल के दाम इस कदर बढ़ चुके हैं कि अब दोनों के रेट एक समान हो गए हैं। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली तेजी के बीच घरेलू बाजार में डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल की कीमतें पेट्रोल से अधिक हो गई हैं। आज लगातार 18वें दिन डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई, जबकि पेट्रोल की कीमत कल के ही बराबर है। पिछले 18 दिनों में डीजल की कीमत में 10 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जबकि पेट्रोल भी 8 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। पहली बार हुआ पेट्रोल से महंगा डीजल। बता दें, आज सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत तो कल के बराबर 79 रुपए 76 पैसे टिकी रही, लेकिन डीजल की कीमत 79 रुपए 40 पैसे से बढ़कर 79 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जो कल के मुकाबले में 48 पैसे महंगा है। दिल्ली क्या, पूरे देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा हो। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूं तो पिछले 18 दिनों में से अधिकतर दिन क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी का ही रुख रहा, लेकिन घरेलू बाजार में इसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अभी इंडियन बास्केट कच्चे तेल की कीमत $40 प्रति बैरल के आसपास चल रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में उस तरह हिसाब से कमी नहीं हुई है। इसी का असर है पिछले 18 दिनों में डीजल की कीमतों में 10 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। इतने दिनों में पेट्रोल का दाम 8 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर चढ़ गया है। सुविधा तो ये हो रही है कि हम लोग को सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस गवर्नमेंट से यही था कि जब ये गवर्नमेंट आया तो फिर ये इन्होंने दावी किया था कि पेट्रोल का प्राइस जो है वो घटेगा, क्योंकि पहले वो सब दिखा रहे थे कि पेट्रोल प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन अभी उनके आने से कुछ चेंजेस ज़्यादा नहीं हुआ जैसे कि हम लोग को लग रहा था। लेकिन पिछले यही 8-10 दिन से ये पेट्रोल का जो प्राइस है करीबन 8 रुपये से ज़्यादा बढ़ गया है। तो जैसे कि हम है जो मार्केटिंग में काम करते हैं, तो फिर ये हम लोग का डेली नीड होता है पेट्रोल, ये हम लोग डेली पेट्रोल डालना ही डालना है। तो इससे ये प्रॉब्लम आ रही है कि एक तो इस टाइम पे नौकरियां जा रही है और इनकम आ नहीं रही है, और वैसे भी मार्केट में हम लोगों को स्पेंड करना पड़ रहा है बार बार, और ये जो एक नेसेसिटी आइटम है, तो फिर डेफिनेटली इसके ऊपर जो प्राइस बढ़ रहा है तो ये हम लोग के डेली बेसिस में थोड़ा ही सही लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ये हमको खा रहा है सर जी अंदर से। तो हम लोग ये डेफिनेटली गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहेंगे कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो कंट्रोल में रहेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोगों को क्या थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। डीजल और पेट्रोल का दाम जिस तरह बढ़ रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में प्रतिदिन डीजल पेट्रोल का दाम घट रहा है और हिंदुस्तान में डेली बढ़ रहा है। परिणाम ये हुआ है 80 रुपए डीजल और पेट्रोल पहुंच गया है, और अपने आप में महंगाई लॉकडाउन के समय में है, मंदी का दौर है, इसलिए महंगाई है, लोगों के पास पैसा है नहीं खाने के लिए। सीमाओं पे हमारे अलग अटैक हो रहे हैं, चाहे नेपाल हो, चाइना हो, हर देश कर रहा है, पाकिस्तान हो। और इन परिस्थितियों में यदि जनता इतनी त्रस्त रहेगी महंगाई से, जो काम सरकार कर सकती है कम से कम उसे करना चाहिए। अपने खजाने में वो पैसा भर रहे हैं और हिंदुस्तान की जनता त्रस्त हो रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं आपके शहर में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर तंज कसा है। राहुल ने अपने ट्वीट में एक ग्राफ शेयर करते हुए लिखा है कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी हैं। उन्होंने ग्राफ में पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई लगातार वृद्धि और दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोविड-19 के आंकड़े दिखाए हैं। हर दिन 6 बजे बदलती है कीमत। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के रेट में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो जाता है। टैक्स रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। जी हाँ, तो पिछले 18 दिन में 10 रुपए 48 पैसे बढ़ गए हैं डीजल के दामों में। ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी है और इसीलिए देश में पहली बार डीजल के दाम ने पेट्रोल के दामों को परास्त कर दिया है और उससे आगे निकल गया है, नंबर 1 हो गया है। राहुल गांधी ने भी इस पर एक ट्वीट किया और ग्राफ को दिखाया। उन्होंने एक तरफ कोरोना के ग्राफ को दिखाया तो दूसरी तरफ
पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के ग्राफ को दिखाया और बताया कि कैसे दोनों का ग्राफ एकदम तेजी से सरपट दौड़ रहा है। सवाल ये उठा कि आखिर कब होंगे दाम कम और क्यों बढ़ रहे, क्या सरकार की मजबूरी है? क्योंकि सरकार जानती है कि पॉपुलर काम नहीं है, अनपॉपुलर काम है, इससे मध्यम वर्ग को बहुत ही चोट पहुंच रही है। तो ऐसे में क्या सरकार की कोई बड़ी मजबूरी है कि वो इस तरह के दाम बढ़ा रही है? क्योंकि सरकार खुद, भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती थी कि तेलों के दामों में कमी आए, वृद्धि ना हो। हमारे पास खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं, हम इसी पर चर्चा करेंगे। अनीता लोधी जी हमारे साथ में है, भारतीय जनता पार्टी की विधायक है। स्वागत है आपका अनीता जी। और AR उस्मानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं, आपका भी बहुत स्वागत है AR उस्मानी साहब। राजेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, आपका भी स्वागत है राजेश मिश्रा जी। और दो खास मेहमान हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी आपका तारुफ करवा देते हैं। प्रोफेसर सनातन नायक साहब हैं, अर्थशास्त्री हैं, स्वागत है आपका सनातन नायक साहब। और भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी आशु चौधरी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है आशु चौधरी जी। सीधा रुक करेंगे अनीता लोधी जी का। अनीता जी, ये पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? आप लोग तो लगातार आंदोलन करते थे जब कांग्रेस के समय में बढ़ती थी, क्या इस समय कोई मजबूरी है क्या? अनीता जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है अनीता जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, हम दोबारा से उनसे संपर्क करेंगे। राजेश मिश्रा जी का रुख करेंगे। राजेश मिश्रा जी, आप तो आंदोलन कर रहे हैं, देश इस समय महामारी से गुजर रहा है और दूसरी तरफ चाइना के बॉर्डर पर भी लड़ाई, वो झड़पें हो रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि देश इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है, ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना लाजमी है? प्रदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं, आप अपनी बात रख सकती हैं। जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं, आप अपनी बात रख सकती हैं। आपका प्रश्न था कि क्यों पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं? जी, यही प्रश्न है ना आपका? जी, बिल्कुल। जैसा कि आप खुद ही देख रहे हैं, देश इस समय एक बहुत ही एक वैश्विक महामारी से गुजर रहा है और जो इस समय स्थिति है या जो इस समय परिस्थिति है, तो उसको देखते हुए केंद्र के द्वारा जो नीतियां बनाई गई या राज्य सरकारों ने अपनी नीतियां जो बनाई हैं, उसमें मैं ये मानती हूँ कि ये एक मध्यम वर्ग पे एक दबाव भी है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी कुछ जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं उसका सीधा संबंध देश हित से ही है, राष्ट्र हित से ही है, मैं यही कहना चाहूंगी। नहीं, ठीक है, आप नहीं, ठीक है, आप जुड़ी रहिए हमारे साथ में, दोबारा से आपका रुख करेंगे। आप राजेश जी का रुख करेंगे। राजेश जी, अनीता जी कह रही हैं कि देश हित में काम किया जा रहा है, राष्ट्र हित में है, ये देश इस समय समस्याओं से गुजर रहा है। ऐसा है कि भाजपा के लोगों को इस समय हर काम देश हित में और राष्ट्र हित में समझ में आ रहा है। नेपाल के लोग हिंदुस्तान में और ज्यादा जमीन मांग रहे हैं और प्रस्ताव पार्लियामेंट में भी पास करा रहे हैं, इन लोगों को ये भी राष्ट्र हित में लगता होगा। चाइना हमारे लद्दाख में घुस गया, इनको ये भी राष्ट्र हित में लगता होगा। हम तो ये मानते हैं कि भाजपा के हमारे मित्रों ने एक नारा दिया है कि मोदी है तो मुमकिन, और आज ये दिखाई पड़ रहा है कि 70 सालों में आजादी के बाद पहली बार डीजल और पेट्रोल का दाम जिस कदर बढ़ा है, 80 रुपए से ऊपर हुआ है,
पहली बार डीजल का दाम पेट्रोल से ज्यादा हो गया है, और जबकि इंटरनेशनल मार्केट में $40 इसकी कीमत है क्रूड ऑयल की। जब कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार हुआ करती थी, और 55 और 60 रुपए, 61 रुपए जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, तो भाजपा के लोग भाषण देते थे। भाजपा के लोग क्या, माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय प्रधानमंत्री रहे थे, ये बोला करते थे, जैसे जैसे देश के प्रधानमंत्री की उम्र बढ़ रही है, उसी तरह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आज मैं जानना चाहता हूं कि क्या 80 के पार माननीय प्रधानमंत्री जी की उम्र हो रही है क्या, जैसे डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं? ये लोग बात करते हैं राष्ट्र हित की और देश हित की। पिछले 2.5 और 3 महीने से जनता लॉकडाउन की वजह से परेशान है, महंगाई का दौर है, बेरोजगारी है, आर्थिक मंदी है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, लोगों का सारा काम बंद हो चुका है। और जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का दाम कम हुआ है, तो इन्हें डीजल पेट्रोल का दाम पहले के तुलना में कम करना चाहिए था, और ये प्रतिदिन डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे हैं। किसान बेचारों को उसकी लागत का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, वो कहां से डीजल लेगा? सामान्य आदमी जो बाजार से सामान खरीदने जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का दाम बढ़ेगा, जब डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का दाम बढ़ेगा, और जब ट्रांसपोर्टेशन का दाम बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। लोगों ठीक है, पैसा नहीं है, पैसा ठीक है राजेश जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है राजेश जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दाम बढ़ेगा पेट्रोल डीजल का तो महंगाई भी बढ़ेगी। आएंगे आपके पास में दोबारा, आप बने रहिए हमारे साथ में। लखीमपुर खीरी चलते हैं, हमारे साथ में RA उस्मानी साहब जुड़े हुए हैं। उस्मानी साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया। लगाम जी विश्वकर्मा जी, मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं, इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जो आपने डिबेट रखी, इसके लिए आपके चैनल को बधाई देता हूं। और साथ में ये बताना चाहता हूं कि जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो शहनवाज हुसैन हो, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, और चाहे इनके जितने भी प्रवक्ता हो, वो सारे के सारे लोग जो है वो कह रहे थे कि अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी, तो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्रूड ऑयल के जो रेट हैं, उस रेट के आधार पे डीजल और पेट्रोल का रेट तय किया जाएगा। और बाबा रामदेव ने तो पहले से डीजल और पेट्रोल का दाम तय कर दिया था, 29 और 30 रुपए तय कर दिया था उन्होंने। लेकिन आज इनको राष्ट्र हित की बात, अभी जो बीजेपी की तरफ से जो बात रख रही थी, वो राष्ट्र हित की बात कर रही थी। मैं राष्ट्र हित के बारे में पूछना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज पूरा देश कोविड-19 की वजह से पूरा देश तबाह हो गया है। जीडीपी 0 से बैक में चली गई है, माइनस में चली गई है। आज देश का किसान, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, मजबूर है। मैं पूछना इनसे ये चाह रहा हूं कि जो एक कोरोना बीमारी है, जिसका इन्होंने नाम दिया है कोविड-19, यानी कि इसका मतलब यह है कि 1919 में ही इस 90 में ही ये आ गया था, कि दिखाई पड़ गया था चाइना में, और इनको मालूम था। उसके बाद क्या जरूरत थी इनको कि ट्रंप जी का नमस्ते ट्रंप इनको फरवरी में कराने की। ठीक है, ट्रंप जी 50-60 हजार आदमी लेकर के आए, और इस आपके पास आएंगे। जरा हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ में मीडिया प्रभारी आशु चौधरी साहब हैं, BKU के। आशु चौधरी साहब, डीजल पेट्रोल के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है, उससे किसान के क्या हालात है, किसान को कितना नुकसान हुआ है? सबसे पहले तो विश्वकर्मा जी, चैनल के माध्यम से आपने जो हमें बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अहम मुद्दा है जो देश के जो किसान वर्ग है उसके लिए बहुत अहम मुद्दा। आपको बता दें, जो सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं, वो अपने खेतों की जुताई नहीं करा सकते हैं। ऐसी स्थिति आ गई है किसानों के सामने। अभी ओलावृष्टि हुई, ओलावृष्टि से पूरी फसल बर्बाद हो गई। सरकार ने किसानों को मुआवजा देने की तरफ कोई रुख नहीं किया। बिजली के बिल उनके टिब्बुल थे, वो नहीं माफ कर दी, वो माफ करने के लिए नहीं सोचा। और डीजल पेट्रोल से हमसे नहीं मतलब है, हमें चाहिए डीजल। हमारे अगर ट्रैक्टर में डीजल नहीं पड़ेगा तो खेत नहीं जुतेगा,
इंजन में डीजल नहीं पड़ेगा तो सिंचाई नहीं हो पाएगी। इन दामों से छोटे किसानों की बिल्कुल कमर टूट गई है, वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाएंगे। आपको बता दें विश्वकर्मा जी कि किसानों की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। कोई भी सरकार रही हो, इससे पूर्व भी सरकार रही है, उसने भी कभी किसानों की तरफ नहीं सोचा। तेल पेट्रोल के जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं, किस वजह से बढ़ रहे हैं? लॉकडाउन की वजह तो संसद भवन भी बंद रहा है, विधानसभा भी बंद रही, तो फिर ये निर्णय कहां लिया गया? हमने विधायक बनाया, हमने सांसद बनाया, और वो सांसद विधायक संसद भवन और विधानसभा में बैठकर अगर एक सुई का दाम भी बढ़ाया जाता है तो उस पर आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? सिर्फ किसानों का हनन क्यों होता है? इस जो बढ़ोतरी हो रही है, इससे सिर्फ किसान वर्ग नहीं, आम वर्ग जो जितना परेशान हो गया लॉकडाउन की वजह से, सब पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। आज आपको बताएं किसान की हालत बिल्कुल बद से बदतर हो गई है। सरकार को पहले उन पर सोचना चाहिए। हमें नहीं मतलब है आप बढ़ाइए डीजल और पेट्रोल के दाम, लेकिन हमको अधिकार दीजिए, हमारी जो उत्पाद हैं उनकी कीमत लगाने का हमको अधिकार दे दीजिए। आप बढ़ाइए, आप 100 रुपए डीजल बेचिए, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम गेहूं बेचेंगे अपनी कीमत में, ये तो अधिकार दे दो हमको। ठीक है। 72 साल से हमको अधिकार नहीं मिला हमारा। ठीक है, ठीक है, आएंगे आपके बात में। सनातन जी, आप चूंकि अर्थशास्त्री हैं, आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। आप दोनों चीजों का आकलन करके बताइए कि देश इस समय जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्या तेलों के दाम बढ़ना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो इससे कितना मुश्किल देश के लोगों को हो रही है? विश्वकर्मा जी, मैं आपको बधाई दे रहा हूं, क्योंकि इसी मुद्दे पे ये बहुत अहम मुद्दा है। इससे चर्चा करने के लिए मैं थोड़ी बैकग्राउंड देते हुए ये प्रश्न का मैं जवाब दूंगा जी। क्योंकि 6 महीना पहले हम लोग इसमें बहुत चर्चा कर चुके हैं। देश का जो इकोनॉमी है, ग्रोथ रेट जो है, धीरे धीरे पिछले 2 साल से हर क्वार्टर में 8%, फिर 7%, फिर 5%, अभी मार्च तक जो जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेशन हुआ था लगभग 4% से बहुत नीचे आ चुका है। तो ये जो स्लो डाउन का जो फेज चल रहा था देश में, इसका मेन कारण था कि डिमांड साइड से हर सेक्शन का डिमांड साइड से धीरे धीरे घट रहा है। इसका मतलब है कि खरीदारी करना, जो पॉकेट मनी होता है बा जो इनकम होता है, उसमें इनकम में कम हुआ। मार्च के बाद जब कोविड-19 पैंडेमिक आया है जी, तो पूरा डिमांड साइड और सप्लाई साइड लगभग 2 महीना महीना 3 महीने के लिए बिल्कुल ठीक है। हम अभी बात कर रहे हैं पेट्रोल डीजल के दामों की। हाँ, जी, तो ये पेट्रोल एंड डीजल का जो है, ये खाली एक सेक्शन को किसी को अफेक्ट नहीं करेगा, पूरा इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा जी। हो सकता है जो रेगुलर सैलरी और इनकम जिसको मिल रहा है, हो सकता है वो मैनेज कर रहे, लेकिन अगर हम लोग को देश का इकोनॉमी का जो ऑक्यूपेशन है, जो काम करते हैं लोग, उनका स्ट्रक्चर को देखें, लगभग 90%, 90% लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जिसका रेगुलर सैलरी, रेगुलर वेज नहीं है। दूसरी बात है, अभी पैंडेमिक के कारण से बहुत लोग का जॉब जो है, नौकरी जो है जा चुका है। नहीं, आप मेन चीज पर, जी बिल्कुल ठीक है, आप मेन चीज पर बताइए ना कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, इसके पीछे का गणित क्या है? हाँ, इसका तो सीधा बात है कि सरकार का जैसे एस्टिमेशन आंकड़ा जो कहता है, लगभग बढ़ाने के लिए 2 लाख करोड़ जो है सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। ये एक बहुत आंकड़ा है, क्योंकि ये बात अभी जो पैंडेमिक की बात है, अभी सरकार, चाहे भारत सरकार हो, चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, दिल्ली हो व कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, रेवेन्यू क्राइसिस है। ठीक है, तो ये जो 2 चीज है, पेट्रोल डीजल, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये किया बढ़ाने मेन मुद्दा है, मेन पर्पस है, जिसके सिवा और नहीं। लेकिन आएंगे दोबारा से आपके पास में आएंगे। अब अनीता जी का रुक करेंगे। अनीता जी, सारे लोग कह रहे हैं कि भाई सारी ठीक है, लेकिन ये तो समस्याओं को और बढ़ा देगा। और दूसरी बात है कि हमारे सारे मेहमान ये भी कह रहे हैं, आपका कोई भी काम होता है वो राष्ट्र हित में ही होता है, और बाकी जब कोई सवाल खड़ा करता है तो वो राष्ट्र विरोधी हो जाता है। अच्छा, लगता है कुछ तकनीकी व्यवधान।
लगता है कुछ तकनीकी व्यवधान है और तो तकनीकी व्यवधान है और आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे उनसे दोबारा जुड़ने की। अनीता जी दोबारा से आपके पास में आएंगे, राजेश जी का रुख करेंगे। राजेश जी, सवाल यह उठता है कि डीजल और पेट्रोल के दाम इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं इस समय क्योंकि देश इस समय विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक और पैंडेमिक कोरोना का कहर चल रहा है और दूसरी ओर बॉर्डर पर दिक्कतें हैं, तो पैसा तो चाहिए ना सरकार को। बाद हिंदुस्तान में पीएम केयर्स फंड बनता। आज तक प्रधानमंत्री सहायता कोष बनता था और मुख्यमंत्री सहायता कोष था। पहली बार हिंदुस्तान में पीएम केयर्स फंड आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया। पीएम केयर्स फंड में इन्हें कितने हजार करोड़ रुपए मिले हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। आरटीआई से भी कोई नहीं पूछ सकता कितने पैसे मिले हैं। तो आखिर जब हर चीज की मार जनता पे ही पड़नी है तो ये पीएम केयर्स फंड किसके लिए बना था? और हमने मीडिया में ही देखा है, कोई 5,000 करोड़ दे रहा है तो कोई 10,000 करोड़ दे रहा है तो कोई 100 करोड़ दे रहा है तो 200 करोड़ दे रहा है। आखिर उस पैसे की फिर कहाँ उपयोगिता होगी सरकार ये बताएगी? आज नहीं, लेकिन राजेश जी आप ये तो राजेश जी नहीं, लेकिन राजेश जी आप ये तो ना राजेश जी आप ये तो समझेंगे ना कि कोरोना महामारी एक 100 साल में पहली बार आई है और हम इसके लिए तैयार नहीं थे, तो तमाम वेंटिलेटर, आईसीयू, तमाम चीजों की जरूरत है। विश्वकर्मा साहब, आपसे अनुरोध के साथ कह रहा हूं, 100 साल में पहली बार कोरोना महामारी आई है तो आजादी के बाद पहली बार पीएम केयर्स फंड भी बना है और हिंदुस्तान में इस कोरोना की महामारी में टेस्टिंग नहीं की जा रही है, टेस्टिंग कम की जा रही है, वेंटिलेटर अस्पतालों में नहीं है। दिल्ली का रिकॉर्ड आपको याद होगा, जब शुरू में लॉकडाउन शुरू हुआ और जब 500 संख्या थी लॉकडाउन हुआ तो प्रतिदिन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रवक्ता आके अपडेट करता था कोरोना के बारे में। ये बताता था कि कितने मरीज बढ़े, कितने मरीज एक्टिव हैं, कितने मरीज ठीक हो रहे हैं और कितने लोग डेथ किए हैं। आप देख रहे होंगे, लेकिन आज के ऊपर कोरोना। लेकिन राजेश जी आप इस बात को तो मानेंगे इस समय सीमाओं पर दिक्कत है, कोरोना से सरकार लड़ रही है, तो ऐसे में राष्ट्र हित के रूप में कम से कम इस समय तो आपको आंदोलन नहीं करना चाहिए महंगाई के खिलाफ या पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के खिलाफ। जनता की मौत हो जाए, हिंदुस्तान के लोग मर जाएं और बोले ना, क्योंकि राष्ट्रहित नहीं होगा। यदि बोल देंगे तो राष्ट्रहित नहीं रहेगा। अब हम आपने सीमाओं की जो स्थिति है उस बारे में कहना चाहता हूं कि लगातार चाइना 1-1.5 महीने से लद्दाख पे चढ़ के, सिक्किम पे चढ़ के हमारी जमीन को कब्जा कर और सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी स्पष्ट बोल भी नहीं रहे हैं कि हमारे कितने सैनिक लापता हुए, कितने सैनिक मारे गए। नेपाल ऐसा देश जो हिंदुस्तान के भरोसे ही पलता था, चलता था, हिंदुस्तान के अंदर जो रात को जो वॉचमैन होते हैं वो सब नेपाली हुआ करते थे, सीटी बजाते थे। हमारे यहाँ बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और बिहार की पटना यूनिवर्सिटी, सारे नेपाल में जितने राजनेता हैं सब इसी दोनों यूनिवर्सिटियों के प्रोडक्ट हैं। यहीं से पढ़ के वो नेपाल गए हैं। और हमारी बात सुन लीजिए आप, नेपाल प्राकृतिक फ्रेंड है और हम नेपाल को भी नहीं समझते। नेपाल चाइना के गोद में चला गया और हम कहेंगे कि हम राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं। हम नेपाल भी हमारा दुश्मन हो गया। और गलती आप करो और भूखते जनता के ऊपर पैसा नहीं है, किसान मर रहा है, जनता मर रही है, वो मर रही है और आप कहेंगे कि हमारी इकोनॉमी खत्म हो गई, हमारी जीडीपी खत्म हो गई। जीडीपी तो आपने खत्म किया। आपने 50 बड़े बड़े उद्योगपतियों के वजह से देश को बर्बाद कर दिया है पिछले 6 सालों में। आज सामान्य ढंग से ये चीजें नहीं हुई हैं, ये एक एक करके किया गया है और हम यहाँ पे पहुंचे। ठीक है राजेश जी, हम आएंगे दोबारा। ठीक है राजेश जी, हम आएंगे दोबारा से आपके पास में, लेकिन इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का चला है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को बढ़ाएंगे। मामला यही है कि राजेश मिश्रा कह रहे हैं कि देश की जनता मर रही है। आखिर इन समस्याओं का, कोरोना को अगर छोड़ दिया जाए, लेकिन बॉर्डर पर जो समस्याएं हो रही हैं
उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो सीधे सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। लेकिन उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि कोरोना कम से कम ऐसी महामारी है जो सरकार लेकर के नहीं आई है। ये एक ऐसी आपदा आई है कि जो बाहर से आई है और उसके लिए बहुत सारे रकम की जरूरत है। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जब भी कोई बात उठाई जाती है तो राष्ट्रवाद के नाम पर उनको चुप कराने की कोशिश की जाती है। आखिर कब तक राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को चुप कराया जाएगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao. You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team, a team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और सवाल यही है कि आखिर क्यों बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम लगातार, और क्यों डीजल इतनी रफ्तार से बढ़ा कि पेट्रोल से आगे निकल गया। और दूसरा सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर कब लगेगी लगाम इस बढ़ते हुए रफ्तार पर। हमारे साथ अनीता लोधी जी जुड़े हुए हैं। अनीता जी का रुख करेंगे। अनीता जी,
समस्या ये है कि कोविड की बात तो मान लिया जाए कि ये एक पैंडेमिक है, आपदा है जो 100 साल बाद आई है, लेकिन राजेश मिश्रा जी सवाल ये उठा रहे हैं, ये जो बॉर्डर की समस्या है ये तो आपकी समस्या है, आप ढंग से इसको डील नहीं कर पा रहे। जैसे जो समस्याएं जैसे जैसे आ रही है उसका उसी तरह से पूर्णतः समाधान हो रहा है, ये कहना बिल्कुल गलत है, ये कहना गलत है। और ये जो समाधान हो रहा है ये इनका कितना देश प्रेम है, इनको कितना देश से प्यार है। ये जिस तरह से चीन को डिफेंड करते हैं, नेपाल को डिफेंड करते हैं, पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं, ये इनका देश प्रेम, भारत के प्रति इनका प्रेम प्रकाशित करता है। ये इनका प्रेम ये लगातार जो और देशों के जो महिमा वंदन करते हैं और देशों के जो ये गुणगान करते हैं, ये अब सिर्फ मैं आपको बहुत विश्वास से कहना चाहूंगी विश्वकर्मा जी, ये सारी जो विपक्ष में जो इस समय है और कांग्रेस अपने जिंदा रहने के लिए खुद की जिंदा रहने के लिए बस इस तरह की बातें करती है जिससे कि इस तरह की बात करे और राजनीतिक रूप से जिंदा रहे, वरना इनके पास विषय नहीं है। ये जो कांग्रेस पार्टी जो बात करती है किसानों की, इनसे पूछे इन्होंने किसानों के लिए क्या किया है, इन्होंने किसानों को क्या दिया है। आज हमने दिया है किसानों को इस विपदा में भी, इस महामारी के समय में भी हम जो अंतिम पायदान में जो व्यक्ति बैठा है उसके बारे में जो सोच रहे हैं, तो वो हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं जो इस समय सोच रहे हैं। यदि ऐसे हालात ये कांग्रेस पार्टी ने हमें न दिए हुए होते तो इस तरह का देश का हाल न होता। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति को बचाने के लिए जो राष्ट्र प्रेम दिखाती है दूसरे राष्ट्रों के साथ जो राष्ट्र प्रेम दिखाती है, ये इस तरह शोभा नहीं देता। कुछ सवाल है जो देश जानना चाहता है जी अनीता जी, कुछ सवाल है जो देश जानना चाहता है। सवाल नंबर 1 ये कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई काम करती है तो राष्ट्र हित में करती है, राष्ट्रवाद है उसका, और अगर उस पर कोई सवाल खड़े करता है, विपक्ष सवाल खड़े करता है तो आप उसको राष्ट्रवादी देशद्रोही करार देते हैं। एक हर काम में ऐसा क्यों होता है? नहीं, किस बात में आप मुझे किसी एक जिसमें हमने कहा कि जब हम राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं तो सत्य है, राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं और राष्ट्र के लिए ही जीते हैं, तो सत्य है। लेकिन आप बताइए कि कौन सी ऐसी बात हुई जिससे आपको लगता है कि हमने दूसरों को राष्ट्रद्रोही साबित किया हो? ऐसा कौन सा सवाल? नहीं, जब भी कोई सवाल, विपक्ष का ये कहना है जब भी विपक्ष सवाल खड़े करता है तो आप उसको देशद्रोही करार देते हैं कि देश के भक्त नहीं है, सवाल खड़े कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। भाई सवाल तो पूछेगा ना, सवाल देश इसलिए पूछेगा। मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं, सुन लीजिए। एक्साइज ड्यूटी 2014 में डीजल पर 3 रुपए 56 पैसे थी, जो आज बढ़कर के 2020 में 31 रुपए 83 पैसे हो गई। आप कहते हैं कि डीजल और पेट्रोल के दाम हमारे बस में नहीं, कंपनियां बढ़ाती हैं, लेकिन एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना तो आपके हाथ में है ना, घटाना आपके हाथ में है। स्थिति पैदा हुई है, इसका कारण आप भी जानते हैं, इसका कारण कांग्रेस पार्टी भी जानती है, हर दल जानता है। इस समय जो विषम परिस्थितियों में ये जो विशेष स्थिति पैदा हुई है वो आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और उसके पीछे क्या कारण है वो भी आप जान रहे हैं। लेकिन इस तरह से बात करना कि यदि इस समय हालात है, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को या सपा को या किसी भी दल को एकजुट हम लोगों को ये रहना चाहिए कि हाँ, ये महसूस हो कि हाँ हम सब भारतीय हैं और भारत की अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, ना कि ये तो समस्या अभी पिछले 3-4 महीने से हुई है। सवाल सुन लीजिए, कोविड-19 और ये जो फ्रंट पे समस्या चल रही है अभी 3-4 महीने से हुई है, लेकिन डीजल और पेट्रोल के दाम तो पहले भी बढ़ रहे थे, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत काफी कम थी, तब भी तेल के दाम कम नहीं हुए। नहीं, इतने तो इस पर जो अभी तो जो बड़े हैं, जो जिसके ऊपर इतनी चर्चा हो रही है, ये तो अभी बड़े हैं ना, उससे पहले इतना हाहाकार नहीं था। और बाकी तो जो महंगाई की दर हर उसमें जो बड़ी है या जिस नहीं था और बाकी तो जो महंगाई की दर, जो रेट है, जो हर चीज का बढ़ा के हिसाब से जो मूल्य वृद्धि हुई है, वो तो हर वस्तु की हुई है ना।
ठीक है, उसमें स्पेशली जो अभी जो विषय है, अभी जो अनीता जी, आशु चौधरी साहब किसान नेता है, वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी आशु चौधरी साहब पूछिए। विधायिका जी, 6 साल में 9 बार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। आज देश में इतनी बड़ी आपदा है और इस समय देश में जो है तेल पेट्रोल का दाम बढ़ाना कौन उचित है कि अनुचित है, आप बताइए। इसलिए दाम बढ़ाएगा क्योंकि देश की जनता 144 का पालन कर रही है, वो रोड पर निकलकर आंदोलन नहीं कर पा रही है। आप जब विपक्ष में थी विधायक जी, तो आपकी पार्टी क्या कहती थी? प्याज लहसुन सब लेकर जो है रोड पर उतर गए थे आप लोग। आज किसान परेशान है, हम लोग जी जवाब हमारे ऊपर निकलना जाता है। आज क्या करे किसान यहाँ का? जी छोड़ दे, हम लोग देशद्रोही बन जाए। विधायक जी आप बताइए, प्रश्न क्या है? चौधरी साहब क्या पूछना चाह रहे हैं जरा? प्रश्न ये है कि नहीं आ रही है, सीधा प्रश्न पूछे चौधरी साहब। जी विधायिका जी, मेरा सवाल ये है कि आपकी सरकार में 6 साल में 9 बार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। जी ठीक है। अनीता जी, आशु चौधरी का कहना है कि 9 बार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बचा हुआ खून भी पीना है क्या बीजेपी के नेताओं को, जी किसानों का? अनीता जी, मैं आपको फिर से सवाल दोहरा देता हूं। आशु चौधरी जी का यह सवाल है कि डीजल पेट्रोल के दाम 9 बार बढ़ चुके हैं और जब सामान्य स्थितियां थी तब भी बढ़ रहे थे। किसान मर रहा है, किसान को उसकी उपज का पैसा नहीं मिल रहा है। उस्मानी साहब आपके बता रहा हूँ, उस्मानी साहब आपके बता रहा हूँ। सवाल ना करे, ठीक है, तो एक जो है डीजल पेट्रोल पे जवाब ले डीजल पेट्रोल पे लाके डाल दो। ठीक जवाब, उस पे अपना जो है डिबेट करें और लड़ाई चल के वहां पे जनता। ठीक है, जवाब आशु जी जवाब ले लीजिए। जवाब जी अनीता जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, एक मिनट जवाब आने दीजिए। आप जन की बातों को आशु जी जवाब आने दीजिए भाई जी। इस समय जो हालात है उसमें किसी भी चीज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ये तो मैं सिर्फ जो किसानों की जहाँ तक बात है, किसानों को इस समय 2-2 हजार रुपए हर किसान को प्रति माह के लिए 3 महीने के लिए स्पेशली एक पैकेज दिया गया, तो किसानों के लिए ही है। 1,70,000 का जो पैकेज दिया गया, 2,000 रुपए प्रति माह नहीं दिया जा रहा है, 6,000 रुपए साल में दिया जा रहा है। अभी जो 6,000 रुपए, आप पहले तो अपनी सरकार की जो नीतियां हैं उनको आप जान लीजिए कि सरकार किसानों गरीबों को क्या दे रही है। जिनके भरोसे, जिनको आपने अपना एजेंडा दिखाकर अपनी सरकार बनाई है, उनके लिए तो कुछ करिए। ठीक है, अभी जो ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए अनीता जी। आशु जी आपकी सवाल हो, अनीता हिसाब लेगी। आशु चौधरी आपके जो है वित्त मंत्री जी ने कहा कि 71,738 मीट्रिक टन हमने दाल बांट दी, कहाँ है दाल वो? ठीक है, भाई जवाब आशु चौधरी जी जवाब मेरा जवाब आने दीजिए ना। मेरा कोई व्यक्तिगत किसी सरकार से कुछ नहीं, मेरा नीतियों से है। अरे भाई ठीक है, जवाब कोई भी रही हो, कांग्रेस रही हो या बीजेपी की सरकार, ठीक है, ठीक है, कोई भी सरकार किसानों के लिए ऐसी नहीं रही है। उस्मानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी उस्मानी साहब। दुर्दशा किसानों की है, जो पैकेज की बात की जा रही है, जी किसानों को कोई पैकेज नहीं दिया गया है। आज किसान परेशान है, किसान की सिंचाई के लिए डीजल उपलब्ध नहीं है। और ये जो कह रहे हैं कि किसानों को पैकेज दिया गया, किसानों को कोई पैकेज नहीं दिया गया है। इस देश के पूंजीपतियों का 68,000 करोड़ का कर्जा माफ किया गया है। 68,000 करोड़ जी ने 5 दिन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको समझाया, वो केवल सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दिया गया है, जमीन पे नहीं पहुंचा कोई पैकेज, कोई जमीन पे पैकेज नहीं पहुंचा। मैं बैठा हूं आपके चैनल के सामने, मैं कह रहा हूं कि मेरे जैसे किसान का अगर ग्रीन कार्ड नहीं बनाया जा रहा है तो जो मध्यम वर्ग का जो गरीब किसान है तो कौन सा लाभ पहुंचा? आप बताइए ना। नहीं, कहीं नहीं पहुंचा, कोई नहीं किसानों को पहुंचा। 68,000 करोड़ रुपया पूंजीपतियों, धन्ना सेठों का कर्जा माफ करने का काम इस केंद्र की सरकार ने किया है।
1,70,000 करोड़ नहीं, 68,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ करने का काम किया है मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी, अदानी और अडानी का करने का काम किया है। किसानों का कर्जा माफ करने का काम नहीं किया है। आज किसान और मजदूर, नौजवान, व्यापारी सब परेशान है। इन्होंने कहा था कि केंद्र की सरकार ने कहा था कि वैट लगा करके हम पूरे देश में एक मूल्य कायम करेंगे। तो अरे वैट क्यों नहीं लागू करते हो? डीजल और पेट्रोल पे वैट लागू करो। जब आपने कहा था कि 32 रुपए और 30 रुपए डीजल हम देंगे, तो अब 2 डीजल हो या तो वही थूको। अरे भाई इस समय देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है उस्मानी साहब। अरे विषम परिस्थिति लाने वाले भी यही लोग हैं। विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी, कोरोना है, दूसरी ओर फ्रंट पर 3-3 जगह से मुश्किलें चल रही हैं। ऐसे में देश के साथ खड़ा होना चाहिए था आपको। की सरकार अगर इतना संवेदनशील होती कोरोना के लिए, तो स्विट्जरलैंड कोरोना मुक्त हो गया है, हिंदुस्तान भी कोरोना मुक्त हो जाता। लेकिन हिंदुस्तान में तो कोरोना लाया गया नमस्ते ट्रंप करा करके, 50-60 हजार आदमी ला करके दिल्ली के एयरपोर्ट पे, मुंबई के एयरपोर्ट पे उतार दिया। नहीं, मुद्दा कैसे नहीं है? मुद्दा इसलिए, अरे मुद्दा वही है भाई, आप कोविड-19 लेकर के आ रहे हो, आप कह रहे हो आप देश परेशान है, कोविड-19 नहीं। अरे कोई जवाब नहीं इनके पास है, कोई। ठीक है, ठीक। भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ का फुलिंदा है। आज अपराधी और बलात्कारी जेल छोड़े जा रहे हैं। आजम खान साहब ने ये जोश देश के साथ में भी खड़ा होता तो अच्छा रहता। आपका जोश अच्छा है, लेकिन रुकिए अनीता जी, सवाल ये उठता है कि अनीता जी सवाल ये है कि देश में महंगाई चरम सीमा पर हो रही है, और ऐसे में ये पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे तो आम आदमी की कमर टूट जाएगी। नहीं, आप ये जो उस्मानी जी जो कह रहे थे, नहीं सर, तो आपको आगे है, शर्म आपको आगे है, आपको आगे कोरोना भारतीय जनता पार्टी का है। अनीता जी, देश एक सवाल जवाब जानना चाह रहा है। देश ये जानना चाह रहा है कि जब आप सरकारें कहती, चाहे कांग्रेस हो चाहे आपकी सरकार हो, जब ये कहती है कि हमारे हाथ में नहीं है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना और घटाना, तो इस समय जब $40 प्रति बैरल है, तो तेल और डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ क्यों रहे हैं? ये केंद्र की नीतियों और राज्य की नीतियों के द्वारा ये कार्य हो रहा है, और हर राज्य अपने अभी देखिए दिल्ली में सबसे ज्यादा जो रेट है पेट्रोल दिल्ली का है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में फिर भी हमारे जो रेट है काफी कंट्रोल है। लेकिन हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकती हैं। ये जो समय को सुंदर दिए जा रहे हैं, ये अच्छे नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगी, यदि रेट बड़े हैं तो हमारी सरकार उनको कम भी करेगी, और निर्णय लेने के बाद तुरंत ही इस समस्या का समाधान होगा। लेकिन ये जो इतना हाहाकार जो कॉर्पोरेशन सदा सरकार लगा रही है, या जो इसका है कि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो इनको जनता ने इनको। अनीता जी, हमारे साथ राजेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, पूर्व सांसद हैं, और वो इसको लेकर के आंदोलन भी कर रहे हैं। वो कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। राजेश जी, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं अनीता जी से। जी देखिए, राजेश जी आप अपने सवाल अनीता जी से पूछ सकते हैं। तो सांसद से सवाल, देखिए मैं भाजपा के लोगों से कौन सा सवाल पूछूं? यदि जनता की बात हम भाजपा के नेताओं से, सांसद, विधायक और मंत्रियों से कहेंगे तो हम देशद्रोही हैं, और वो पूरे देश की जनता का नुकसान जो सरकार कर रही है वो देशभक्त हो जाती है। इन लोगों के पास सब है, यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, जो जनता की आवाज, लोकतंत्र के अंदर जनता की आवाज को उठाना सरकार के सामने ये विपक्ष की जिम्मेदारी है।
और सरकार को जो सही कदम हो सकते हैं उसे उठाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो समस्या ये है कि भाजपा में जितने लोग हैं इनके पास किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। दो उत्तर है, यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री। आप देश विरोधी हैं क्योंकि आप ये झूठे बोल रहे हैं और वो पूरे हिंदुस्तान की जनता को समाप्त करने पे तुले हैं, देश को समाप्त कर रहे हैं, तो वो देशभक्त है। विश्वकर्मा जी, मैं एक थोड़ा सा हट के भी कहना चाह रहा हूँ। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ये कोरोना महामारी है, आपने कहा था कोरोना महामारी है और जो बॉर्डर की समस्याएं हैं, ये समस्याएं आई हैं। देखिए, इसमें एक सवाल है कि जिस समय जनवरी के अंदर केरला में पहला केस हुआ, पहली डेथ हुई थी, उस समय श्री राहुल गांधी जी ने ये बयान दिया था कि विदेश से महामारी हिंदुस्तान में आ रही है और सरकार को सजग होकर अभी से राजेश जी, उस पर हम लोग बहुत बार बहस कर चुके हैं। राहुल गांधी के ट्वीट पर कई बार हम भाजपा से सवाल पूछ चुके हैं। नहीं, हम विश्वकर्मा जी राहुल जी की बयान से नहीं बोल रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि ये महामारी जब विदेश से आ रही थी, उसी समय हिंदुस्तान के अंदर जितने विदेशों से जहाजें आ रही थी, 3 महीने तक हर एयरपोर्ट पे ठीक है, इस पर हम लोग बहुत बार बहस कर चुके हैं। राजेश जी, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते केंद्र सरकार फेल हुई चर्चा कर रहे हैं। जी, आएंगे आपके पास। इस मुद्दे पे केंद्र सरकार फेल है। आपसे आ रहा हूँ उस्मानी साहब, आपके पास आऊंगा। लूट रही है राजेश जी, आऊंगा। केंद्र सरकार फेल। विश्वकर्मा जी हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं, उनसे समझ लेते हैं। प्रोफेसर सनातन नायक जी, जरा समझ लेते हैं। प्रोफेसर सनातन नायक जी, आप ये बता दीजिए कि ये पेट्रोल डीजल के दाम सरकार तो कहती कि हमारे हाथ में नहीं है और कंपनियां तय करती हैं। पेट्रोल इस समय तो 40 बैरल प्रति डॉलर है, तो इसमें सरकार का तो हाथ है ना। देखिए विश्वकर्मा जी, इसमें द पॉलिटिकल इकोनॉमी एस्पेक्ट को हम लोग को समझना पड़ेगा जी। कंपनियां तैयार करते हैं, बात सही है, लेकिन सरकार के हाथ में प्राइस को लेके बहुत सारी चीज इसके हाथ में है जी। अगर आप देखेंगे उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर को, पेट्रोल और डीजल को, लगभग जितना पैसा खर्च होता है 1 लीटर में, उसका डबल जो है, लगभग डबल जो है आम आदमी देता है। इसका मतलब लगभग 50% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू और कह सकते हैं जा रहे हैं रेवेन्यू माध्यम पे। तो सरकार की हाथ पे ये चीज है, इसमें कोई डाउट करने के लिए और संदेह करने के लिए बात कभी नहीं है। और दूसरी बात है, अभी जो समस्या है और ये रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत बड़ा चीज है कि पेट्रोल डीजल से रेवेन्यू आसानी से रेवेन्यू बढ़ा जा सकता है जी। क्योंकि ये जो जीएसटी, जब जीएसटी की चर्चा चल रहा था और हर कमोडिटी में जीएसटी के अंदर लिया गया, पेट्रोल और डीजल और एक है वाइन, दारू जो है, ये इस दोनों को नहीं लिया गया बिल्कुल कि इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी रहे, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे भारत, क्योंकि एक बहुत बड़ा भाग इसी से आता है जी। एक फ्लेक्सिबिलिटी रहे जिसमें जब जरूरी पड़ेगा, जरूरत के समय पे उसमें रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा। ये चीज बहुत पहले से ही ये डिबेट जल्दी से कोई नया चीज नहीं है। ठीक है, मतलब सरकार का नियंत्रण है इसमें। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आशु चौधरी जी, कितना मुश्किल है किसानों के लिए ये इसको झेल पाना? सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि पूरे विश्व में उन्होंने भारत देश को पहले स्थान पे लाके खड़ा कर दिया है। तेल पेट्रोल पे जीएसटी, जो तेल पेट्रोल पे जो टैक्स बढ़ा है, आज हमारा देश नंबर 1 पे है। और एक बात, अगर तेल पेट्रोल पे जीएसटी लगा दी जाए तो 28% से ऊपर नहीं जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो है तेल पेट्रोल एक लिमिट में रहेगा, एक सिस्टम में रहेगा, उस पर किसी प्रकार का अन्य कर नहीं लगाया जाएगा। आपको बता दें, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार अलग अलग से कर लगाकर इसके दाम अपने आप बढ़ाती है। किसानों को कितना मुश्किल है, किसानों को कितना मुश्किल है ये बता दें जल्दी से। किसानों के लिए तो पूरा मुश्किल है जी। किसानों डीजल पेट्रोल पर ही तो सब आधारित है। हाँ। उनका उत्पाद जो होता है, अगर डीजल के दाम बढ़ेंगे तो उनकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़नी है। उनका जो निर्यात है जी, जो उनकी उत्पाद की अगर डीजल महंगा होगा तो वो अपनी सिंचाई उचित मूल्य पर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। डीजल खरीदना पड़ेगा, खेत जुताई हो चाहे जो हो। जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समय कम है। अनीता जी, सवाल यह है कि इससे न सिर्फ आम आदमी बल्कि किसान भी बड़ा परेशान है और आपकी तो सरकार किसानों की सरकार है,
और गरीबों की सरकार है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सरकार किसानों की सरकार है और गरीबों की सरकार है। जब हमारी उत्तर प्रदेश में जब हमने अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी तो सबसे पहले किसानों के लिए ही 25,000 करोड़ का जो ऋण माफ करने का सबसे बड़ी योजना किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दी थी। और अब भी जो बात है गरीब और अनीता जी जल्दी से बता दीजिए, ये पेट्रोल डीजल के दामों में लगाम कब लगेगी, जल्दी से। ऐसा नहीं है, हमारी सरकार यदि बढ़ाए थे किसी न किसी अच्छाई के लिए बड़े होंगे और जिससे जितना जरूरी होगा उसको जो आपका जो गुस्सा है या विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसका निस्तारण भी होगा। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है क्योंकि हमारी सरकार निरंतर ही ऐसा नहीं है जो बेकार की जो बातें कर रही है यहाँ पर बैठने में मैं उससे बस यही कहना चाहूंगी यदि हमारी शक्ति करे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें की 80 करोड़ जो हमारे राशन कार्ड है उनके लिए ठीक है महामारी में भोजन उपलब्ध कराया और 30 करोड़ महिलाएं। ठीक है नीता जी, समय इतना ही था हमारे पास में। उस्मानी साहब आपका फाइनल कमेंट जी। आज किसानों की जो है सिंचाई नहीं हो पा रही है, उनका ट्रैक्टर से जुताई जो होती है वो भी डीजल से होती है, जो पंपिंग सेट चलते हैं वो भी डीजल से चलते हैं, जो जनरेटर चलते हैं वो भी डीजल से चलते हैं। बहुत परेशान है किसान, और जब किसान परेशान होगा, इस देश की अर्थव्यवस्था जो है 80% किसानों के ऊपर आधारित है, तो फिर उसका बंटाधार होना है। ठीक है उस्मान साहब, ठीक है आपके राजेश जी आपका फाइनल कमेंट। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जनपद लखीमपुर खीरी पीलीभीत में गन्ना का भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है। 6 महीने के गन्ने का पैसा बकाया है। जी आपका फाइनल कमेंट, आगे आपकी क्या रणनीति, आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मेरा अंतिम कमेंट यह है कि सरकार को अपना घमंड छोड़ के जनता के हित के लिए सोचना चाहिए। इस धरती पे घमंड किसी का नहीं रहा है, सबका घमंड टूटा है, रावण का भी घमंड टूटा है। सरकार घमंड में है और सोचती है कि जो फैसला मैं ले रहा हूं जनता हमारे हर फैसले के साथ खड़ी है। ये भ्रम है सरकार को डीजल और पेट्रोल का दाम तत्काल कम करना चाहिए, क्योंकि जब इंटरनेशनल मार्केट में तुरंत वापस लेना चाहिए, इसका दाम कम है तो आपको भी कीमत वापस लेनी चाहिए। जनता बहुत परेशान है। लॉकडाउन में 3 महीने के अंदर जनता के पास कुछ बचा नहीं है। किसी तरह जनता अपना घर चला रही है, परिवार चला रही है, और इस परिस्थिति में यदि इस तरह का होगा तो किसान तो बेचारा मर जाएगा, व्यापारी मर जाएगा, और रिजल्ट ये होगा कि आम वो जनता जिस पे महंगाई का अब बोझ पड़ेगा वो जनता बेचारी क्या करे। तो सरकार को अपने घमंड को छोड़ के जनता के हित में फैसला लेना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के जो चर्चा का निकल के आया है वो यही कि दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इससे आम आदमी भी परेशान है, किसान भी परेशान है, और जो अन्नदाता अन्न देता है, देश को खिलाता है, वो इससे कुछ ज़्यादा ही परेशान है। क्योंकि डीजल के दाम हमेशा से कम इसलिए रखे जाते थे क्योंकि इसका ज़्यादातर भाग किसान इस्तेमाल करता था, लेकिन अब वो डीजल प्रतिस्पर्धा कर रहा पेट्रोल से, और प्रतिस्पर्धा करते करते दिल्ली में वो आगे निकल गया है। डीजल के दाम पेट्रोल के दाम से आगे निकल गए हैं। ये इतिहास में पहली बार हुआ है, देश में ये पहली बार ऐसा हुआ है। अब सवाल ये उठा कि आखिर कब लगेगी इस पर लगाम, ये सरकार को देखना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।